वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आप लोगों का आज जो पेपर कोड 106 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब जो आप लोगों का पेपर होने वाला है पेपर कोड 107 यानी असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसका जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आज का जो पेपर कोड 106 है, इसका आप लोगों ने पेपर देख के अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपका 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर ये आपको देखने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यहाँ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोग जो है मैंने कई वीडियो में जो है कराया, जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका पेपर कोड 107 है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। तो ये 2022 का पेपर है और ये आप लोगों का पेपर जो होगा 2023 में होने वाला है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक आपका विलियम स्टर्न होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि निम्न में से विचलनशीलता के माप के रूप में कौन सा सही नहीं है। तो विचलनशीलता के माप के रूप में कौन सा सही नहीं है, आपका चतुर्थ विचलन है। ठीक है, परास भी आपका इसमें है, मानक विचलन भी है और नमूना चयन त्रुटि आपका नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है कि अव्यवस्थित आंकड़ा, जो आपका ये आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलांक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को उस बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है यानी ज़्यादा बार जो अंक आया रहता है संख्या या कह सकते हैं संख्या, तो उसी को आप लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये आंकड़े में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 जो है 3 बार आया है और कोई संख्या 3 या 3 से अधिक बार नहीं आया है। तो इसलिए इसका बहुलक ही आपका 6 होगा। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 दिया है कि कितने बुद्धि लब्धि वाले जो बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो ये आपका 0 से 25 जिसकी बुद्धि लब्धि है उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि अव्यवस्थित प्राप्तांक जो दिया गया है इसका मध्यांक ज्ञात करना है। तो मध्यांक आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो मध्यांक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। तो इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 11 डबल बार 11 और उसके बाद 12। तो देख सकते हैं 3, 3, 6 हो गया। यहाँ पे 3, 3, 6। ठीक है, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, बराबर हो गया। एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए। अब यहाँ पे 10 और 11 बच गया, इसको जोड़ दीजिए। 10, 11 कितना हो जाएगा 21। अब 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 10.5। तो आपका जो मध्यांक निकल करके आएगा 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो विश्वसनीय माप क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के विश्वसनीय माप के प्रकार बताइए कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो 3 है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और कौन कौन से हैं, तो मध्यामान है, मध्यांक है, बहुलक है, यही तीनों हैं। ठीक है, अब पूछा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है, तो इन तीनों में से या 4 तो दिया, ये तो नहीं होगा विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप पूछा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप आपका मध्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप है, तब भी आपका मध्यमान सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप है, तो मध्यमान या कह सकते हैं औसत। और 2 बराबर भागों में जो बांटा जाता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा भाग है, तो आपका मध्यांक है। ऑप्शन नंबर बी तब सही होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है। तो यहाँ पे विचलन का पूछा गया, तो विचलन का विश्वसनीय माप आपका प्रामाणिक विचलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि जब किसी x में वृद्धि करने पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x में हम लोग
जोड़ रहे हैं तो y में भी आपका जुड़ रहेगा, यानी देख सकते हैं x में वृद्धि करने पर y में भी वृद्धि होती है, और x में कमी करने पर, यानी x में अगर हम लोग घटा रहे हैं तो y में भी घट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं y में भी कमी होती है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम लोग धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अब ये बन सकता है कि x में मैंने जोड़ दिया तो y में क्या हो गया, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, y में घट जाएगा। अगर y में मैंने x में मैंने घटा दिया, ठीक है, तो y में आपका जुड़ गया। तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो स्पीयरमैन ने किया था। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके परीक्षण का जो दोष क्या है, तो उसमें आपका उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, सॉरी होती है, अनुमान लगाने की जो उत्तर आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप सही कोई मार दे आपका सही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं फिर भी आप मार देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो यही इसमें जो है आपका दोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आपकी वस्तुनिष्ठता होना जो है आपका आवश्यक है, और विश्वसनीयता भी आवश्यक है, और वैधता भी, ये तीनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 12 नंबर, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो वह परीक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता नहीं, वैधता वैधता कहलाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के क्षेत्र से संबंधित पहले कौन कौन देख लिया, ज्ञान है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, चरित्रीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो निबंधात्मक यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्से टेस्ट में पूछा गया है कि क्या विशेषता नहीं। तो विशेषता पहले देख लीजिए कि उत्तर का अनुमान लगाना। आप निबंधात्मक क्वेश्चन करने में आप लोग निबंध इसमें आपका अनुमान तो नहीं लगा सकते कि 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें चलिए कोई टिक कर दे, अनुमान से ही आपका सही निकल गया। ठीक है, वैसा तो नहीं है, इसमें आप लोगों को लिखना पड़ता है, तो उत्तर अनुमान लगाना संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्नों का निर्माण करना आसान है, ये भी आपकी विशेषता है। उसके बाद आपका यहाँ पे परीक्षार्थी को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है यहाँ पे, लेकिन अंकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। यानी जब टीचर जो आप निबंध लिखे उसको चेक करते हैं तो उसका जो है किसी को नंबर कम दे दिया जाता है, किसी को, यानी वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर दिया हुआ है कि जो आपका यहाँ पे सम्मक 3, 7, 8, 9, 9, 10, 17 के लिए मध्यमान भी ज्ञात करना है, मध्यांक भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। तो मध्यमान कैसे निकला जाता है, तो मध्यमान आपका औसत होता है, तो सभी को जोड़ के आप लोग भाग दीजिए जितनी भी संख्या है उससे। तो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपका कितने बार जाएगा, तो ये सबको जोड़ेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, 63 में आप 7 से भाग देंगे तो इसका जो आपका मध्यमान आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मध्यांक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मध्यांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दीजिए, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद डबल 9 है, फिर उसके बाद 10 है, 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, इधर से एक इसको काट दीजिए, फिर उसके बाद इसको काट के इसको काट दीजिए, फिर उसके बाद एक इसको एक इसको। तो यहाँ पे मध्यांक भी आपका 9 आ रहा है और मध्यमान भी 9। अब बहुलक देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार 9 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया और कोई संख्या 2 बार या 2 बार से अधिक नहीं आई है, तो इसलिए इसका भी 9 ही बहुलक होगा। तो तीनों आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है, तो सांख्यिकी में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17 की बात करें जाए तो उच्चतम प्राप्तांक और निम्नतम प्राप्तांक का जो बीच का अंतर को क्या कहते हैं, तो आपका बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो उसे क्या बोलता है, प्रसार बोलते हैं या रेंज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु, ऊपर रहेगा आपका मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है, वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MA/CA गुणे 100।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इस सूत्र पे आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानसिक आयु इतना है, वास्तविक आयु इतना है, तो बताइए आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होती है, परिमाणात्मक। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का आपका उद्देश्य छात्रों की प्रगति का पता लगाना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मापन के कितने स्तर हैं, तो मापन के आपके 4 स्तर हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे 4 स्तर आप लोग देख सकते हैं, नामित, क्रमित, अंतरित, अनुपातिक मापन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि भार कौन सा चर है, तो भार आपका एक सतत चर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को उनको लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है, तो किस प्रकार का मापन है आपका, तो ये आपका नामित मापन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों के लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो दीर्घकालीन निर्णयों में जो आप लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। अगर यहीं पे पूछा जाए कि अल्पकालीन निर्णयों को लेने के लिए कौन सहायक है, तब संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो मुर्रे एवं मॉर्गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं, तो ये मैंने बताया आपका मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, ये 3 प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं कि प्रक्षेपीय तकनीकी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो व्यक्तित्व मापन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 की बात की जाए कि अल्पकालीन निर्णयों के लिए कौन सा सहायक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने बताया था संरचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दीर्घकालीन के लिए तो योगात्मक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन 29 नंबर देख लिया जाए कि निम्न में से कौन मापन का स्तर नहीं है, तो नामित मैंने बताया था 4 स्तर हैं, नामित, क्रमित, अनुपातिक, समानुपातिक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है मध्यमान किससे कहते हैं, तो मध्यमान आपका औसत होता है या आपका समांतर माध्य कह सकते हैं, तो ये प्राप्तांकों का औसत ही होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 31 नंबर की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता से अलग है, भिन्न है, तो आपका अभिक्षमता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो बताइए। जो 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका सतत मूल्यांकन करना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि रोसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु तो अविकल्पित है, तो अचेतन प्रयोजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट होगा। 2 चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है, तो +1 से -1 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 से है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है, तो स्थानाश्रित औसत क्या है, तो स्थानाश्रित औसत आपका माध्यिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट निर्धारण की विधि है, तो क्या है, विश्वसनीयता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप क्या है, रेंज है, माध्य विचलन, मानक विचलन, चतुर्थ विचलन। तो प्रसरण का सर्वाधिक जो अस्थायी माप है आपका मध्य विचलन है। ठीक है, सॉरी ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी मानक विचलन होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूची। और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो पद कठिनाई स्तर से, पद विभेदन स्तर से, विश्वसनीयता गुणांक से, अध्यापन प्रयासों के लिए पद की संवेदनशीलता। तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता गुणांक। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है, तो यह उदाहरण है। तो अनुपात माप का है, क्रम सूचक माप का, अंतराल माप का है, नाम मात्र माप का है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रम सूचक माप का है। जैसे कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने जो है टेस्ट आपके क्लास में लिया और आप लोगों ने 3 लोग हैं, ठीक है, राम है, श्याम है, ध्यान है,
तो राम ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो राम को पहले स्थान पे, श्याम ने दूसरा, तो दूसरे स्थान पे, ध्यान तीसरे स्थान पे। तो इस जो है क्रम को क्या बोला जाता है, इस स्थान को तो क्रम सूचक माप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका सेकेंड सेमेस्टर में 6-7 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख के जाइए, कई बार देख कर जाइए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को एक मैराथन क्लास पेपर कोड 107 का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कल हो सकता है वो मैं जो क्लास लूँ। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और जिन भी छात्रों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है बात करके परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।